हेलो दोस्तों, मैं पुलकित कुमार खरे हमारे YouTube चैनल MGC एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वर्णमाला का हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले हम वर्णमाला के 3 वीडियो डाल चुके हैं। ये चौथा भाग है, इसके बाद में हम आपको एक टेस्ट पेपर देंगे, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। आपको वो टेस्ट सॉल्व करना है। उसके बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसके आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो कुछ और ऐसे प्रकार हैं जिनके आधार पे हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। चलिए, तो वो हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद में हम लोग अयोगवाह पढ़ेंगे और आज आपका वर्णमाला जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला जो हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं वो करते हैं हम लोग स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों की कंपन पे आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। पहला होता है सघोष। सघोष को ही हम लोग घोष भी बोल सकते हैं। और दूसरा होता है अघोष। सघोष उन वर्णों को बोला जाता है जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, यानी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन वर्णों को अघोष वर्ण कहा जाता है। तो सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं और अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, चलिए ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सघोष वर्ण की बात करते हैं। तो जो सघोष वर्ण होते हैं इनकी कुल संख्या जो होती है वो होती है 31। कुल संख्या इनकी 31 होती है। कौन कौन से होते हैं वो देखिए आप लोग। इसके अंतर्गत हमारे जो वर्ण आते हैं वो आते हैं हमारे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। यहां पर जो वर्ग का मतलब है ये हमारे स्पर्श व्यंजनों से है। स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये सभी वर्ण सघोष के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो हमारे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन भी सघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ये चारों अंतस्थ व्यंजन भी हमारे सघोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हा वर्ण भी हमारा सघोष के अंतर्गत आता है। बाकी के जितने उसमें व्यंजन हैं वो नहीं आते हैं सघोष में, वो सभी अघोष में आते हैं। लेकिन जो हा है वो हमारा सघोष में आता है। इसके बाद में सभी स्वर, जितने भी स्वर होते हैं वो सभी हमारे सघोष के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में तो स्वर तंत्रियों में कंपन होता ही है। तो सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन यानी कि यारा, लावा, उसके बाद में हा, ये सभी के सभी हमारे सघोष यानी कि घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और यदि हमारा प्रश्न परीक्षा में यह आ जाता है कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है तो हमारा आंसर हो जाएगा 31। इसके बाद में जो दूसरे प्रकार के वर्ण होते हैं हमारे, वो होते हैं अघोष। अघोष वर्णों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 13।
यदि आपका प्रश्न आ जाता है कि अघोष वर्ण कितने होते हैं तो आप 13 के साथ में जा सकते हैं। इसमें हमने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ण होता है वो हमारा सघोष में आता है। तो इसके पहले के जो दो वर्ण होते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, वो हमारे अघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, पांचों वर्गों में से प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण वो हमारे अघोष के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद में यदि हम बात करें तो व्यंजनों में जो हमारे ऊष्म व्यंजन थे वो उसमें से जो हा वर्ण था वो तो हमारा सघोष के अंतर्गत आता था, लेकिन उसके पहले के जो तीनों प्रकार के सा हैं वो हमारे अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि सा, शा, शा, ये तीनों प्रकार के जो सा हैं वो हमारे अघोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी कुल संख्या जो होती है वो 13 होती है और सघोष वर्णों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 31। तो ये हमारा स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण था। ये भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्ण सघोष है, कौन सा वर्ण अघोष है। इसके बाद में अगले प्रकार से जो हम वर्णों का वर्णन करते हैं वो करते हैं हम लोग प्राण, प्राणत्व, यानी कि प्राण वायु निकलने के आधार पर। प्राणत्व, प्राणवायु या श्वास के आधार पर भी हम वर्णों को दो प्रकार से विभाजित करते हैं। इसमें जो प्रकार होते हैं वो होते हैं हमारे, पहला जो होता है इसमें वो होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण। और जो दूसरे प्रकार से हम लोग वर्गीकृत करते हैं वो होता है महाप्राण। अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का मतलब होता है वायु। वायु को हम लोग प्राण भी बोलते हैं। और महा का मतलब होता है ज्यादा और प्राण का मतलब होता है वायु। मतलब कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उनको अल्प प्राण वर्ण कहते हैं, और वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकलती है उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण में आते हैं, कौन कौन से वर्ण महाप्राण में आते हैं, चलिए वो देख लेते हैं हम लोग। अल्प प्राण में जो वर्ण आते हैं वो होते हैं हमारे प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। यानी कि जो पांचों वर्ग हैं उसमें से पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये तीनों वर्ण हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से हवा यानी कि प्राणवायु कम निकलती है। ऐसा भी आप लोग याद कर सकते हैं कि जो वर्ग के विषम वर्ण होते हैं, क्योंकि एक भी विषम संख्या है, तीन भी विषम संख्या है, पांच भी विषम संख्या है, तो विषम स्थानों पे जो वर्ण होते हैं वो हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, और जो सम स्थानों पर होते हैं वो आ जाते हैं हमारे महाप्राण के अंतर्गत। इस तरीके से आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। इसके बाद में यदि हम बात करें तो हमारे जितने भी अंतस्थ व्यंजन है वो भी सारे के सारे हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत ही आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं पहले ही मैं बता चुका हूं, या, रा, ला, वा, ये चारों के चारों भी हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में महाप्राण की यदि हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो हमारा महाप्राण के अंतर्गत आता है। इसके बाद में हमारे ऊष्म व्यंजन, जितने भी हमारे ऊष्म व्यंजन है, चारों के चारों ऊष्म व्यंजन भी हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और चारों हमारे ऊष्म व्यंजन सा, 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 हा हमारे महाप्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद में हम लोग
वर्णमाला का तीसरा हिस्सा अयोगवाह्य का अध्ययन करेंगे। अयोगवाह्य का मतलब होता है जो योग ना होने पर भी जो साथ साथ चले, यानी कि जो अयोगवाह्य होते हैं ना इनका योग व्यंजनों के साथ हो पाता है, ना ही इनका योग स्वरों के साथ हो पाता है, इनको अलग ही रखा गया है। दो अयोगवाह्य होते हैं, एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है नासिक, और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ। इनको हम लोग ना स्वरों में शामिल करते हैं ना ही व्यंजनों में शामिल करते हैं। कई किताबों में दिया रहता है कि स्वरों की संख्या हमारी 13 है और वो अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों में शामिल कर देते हैं, लेकिन हम इनको स्वरों में शामिल नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। इनका उच्चारण हम लोग स्वरों की सहायता से ही करते हैं। बिना स्वर की सहायता के ना ही हम अनुस्वार का उच्चारण कर सकते हैं ना ही विसर्ग का उच्चारण कर सकते हैं, और इनको हम व्यंजनों में भी शामिल नहीं कर सकते। व्यंजनों में हम इसलिए नहीं शामिल कर सकते क्योंकि जब भी हम व्यंजनों की सहायता के लिए स्वरों का प्रयोग करते हैं तो जो हमारे स्वर होते हैं वो हमेशा व्यंजन के बाद में आते हैं, लेकिन अनुस्वारों और विसर्ग की सहायता के लिए जब हम लोग स्वरों का प्रयोग करते हैं तो पहले स्वर आता है और उसके बाद में अनुस्वार या विसर्ग आता है। कैसे, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हमने एक शब्द लिखा कंचन। कंचन एक शब्द लिखा हमने, इसके माध्यम से हम आपको दोनों चीजें समझा देते हैं। इसमें का के ऊपर बिंदी है, यानी कि यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, और यदि हम इसको वर्ण को अलग अलग कर दें तो सबसे पहले हमारा का आएगा, उसके बाद में हमारा आ आएगा, और उसके बाद में हमारा आ जाएगा अनुस्वार। यानी कि सबसे पहले हमारा व्यंजन वर्ण आया, उसके बाद में हमारा स्वर आया, और उसके बाद में हमारा अनुस्वार आया। यानी कि व्यंजन की सहायता के लिए स्वर हमेशा व्यंजन के बाद में आता है, लेकिन अनुस्वार की सहायता के लिए जो स्वर होता है वो हमेशा अनुस्वार के पहले आता है। इसी प्रकार से जहां पर भी विसर्ग होगा तो जो स्वर होगा वो विसर्ग के पहले आएगा। तो इस तरीके से जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, इनकी जो गुण होते हैं ना ही वो स्वरों से मेल खाते हैं ना ही व्यंजनों से मेल खाते हैं, इसलिए इनको एक अलग समूह में रखा गया है और उस समूह का नाम दिया गया है अयोगवाह्य। अनुस्वार जो वर्ण होते हैं हमारे, इनका प्रयोग पंचमाक्षर की तरह भी होता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि कब अनुस्वार वर्णों का प्रयोग पंचमाक्षर की तरह होता है। जैसे मान लीजिए हमने कुछ शब्द लिखे, यहाँ पर एक शब्द लिखा हमने भिंडी, दूसरा शब्द लिखा हमने कंघा, तीसरा शब्द लिखा हमने कंप। इन तीन शब्दों के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से अनुस्वार जो होता है वो पंचमाक्षर की जगह प्रयोग हो जाता है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा भिंडी, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अनुस्वार के बाद में कौन सा वर्ण आया है। यहाँ पर अनुस्वार के बाद में आप लोग देखोगे कि स्पर्श व्यंजन आया है। स्पर्श व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है वो होती है हमारी 25, और ये का से लेके मां तक होते हैं, और ये 5-5 वर्णों के समूह में विभाजित होते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा स्पर्श व्यंजन आया है और वो कौन से वर्ग का हमारा स्पर्श व्यंजन है। जैसे यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है और उसके बाद में आया है डा, यानी कि डा जो होता है वो हमारा टा वर्ग का स्पर्श व्यंजन होता है, और टा वर्ग का जो हमारा अंतिम वर्ण होता है वो होता है अड़ा। यानी कि हम अनुस्वार को हटाएंगे तो हमारा ये अड़ा वर्ण है वो उसके स्थान पर आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, भिंडी। दोनों का मतलब एक ही है। आप भिंडी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप भिंडी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी कि बाद में जो भी स्पर्श व्यंजन आएगा आप उसी का पंचमाक्षर अनुस्वार की जगह लगा सकते हैं। इसी तरीके से हमारा दूसरा शब्द है कंघा। अब कंघा शब्द में यहाँ पर जो स्पर्श व्यंजन है ये है घा, तो जो घा वर्ण है वो हमारा आता है का वर्ग में। तो का वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है वो होता है अंगा। यानी कि यदि हम अनुस्वार को हटाएंगे तो हम इस वाले वर्ण का, इस वाले पंचमाक्षर का हम वहां पर प्रयोग कर सकते हैं,
तो हम कंघा को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है कंप। तो जो पा वर्ण होता है वो हमारा अपना एक वर्ग होता है, पा ही अपने आप में वर्ग का नाम है। तो पा वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है, अंतिम वर्ण जो होता है वो होता है मा। तो यहां पर हम अनुस्वार को हटा के मा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंप लिख सकते हैं। इस तरीके से भी कंप लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी कंप लिखा जा सकता है। यानी कि जो अनुस्वार होते हैं उनके स्थान पे हम लोग उसके बाद आने वाले स्पर्श व्यंजन के पंचमाक्षर को लगा सकते हैं। ये कई बार परीक्षाओं में आता है, निम्न में से कहां पर भी पंचमाक्षर के रूप में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो आप लोग इसका पता लगा सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि अनुस्वार के बाद में स्पर्श व्यंजन आए हैं या अन्य वर्ण आए हैं। यदि अनुस्वार के बाद में स्पर्श व्यंजन नहीं आए हैं तो फिर हमें अनुस्वार ही लगाना पड़ेगा, उसके स्थान पर हम दूसरे वर्णों का प्रयोग नहीं कर सकते। कैसे? जैसे कि हमने लिखा संयम, जैसे एक शब्द लिखा हमने संयम। अब संयम में यहां पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके बाद में या आया है। तो या आया है, या अंतस्थ व्यंजन होता है, यानी कि हम अनुस्वार के स्थान पर किसी भी दूसरे वर्ण का प्रयोग नहीं कर सकते। संयम को हमें इसी तरीके से ही लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पर अनुस्वार अनुस्वार ही रहेगा, यहाँ पर वो पंचम वर्ण नहीं माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कहां पर अनुस्वार पंचम वर्ण के रूप में प्रयोग हो सकता है और कहां पर उसका प्रयोग केवल अनुस्वार के रूप में ही हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग थोड़ा इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद में दो चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा। अनुनासिक, अनुनासिक यानी कि चांद बिंदी, चंद्र बिंदु को हम लोग अनुनासिक बोलते हैं। और जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग हो जाता है वो शब्द अनुनासिक बन जाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा चांद, तो चा के ऊपर हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया, तो चा वर्ण जो है हमारा वो अनुनासिक के रूप में परिवर्तित हो गया है। यानी जिस वर्ण के ऊपर हम लोग चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं वो वर्ण हमारा अनुनासिक में परिवर्तित हो जाता है। चंद्र बिंदु को अनुनासिक वर्ण माना जाता है, यानी अनुनासिक बना देता है ये किसी भी वर्ण को। उसके बाद में स्वनिम, स्वनिम, स्वनिम को का मतलब होता है ओ। इसका स्वनिम का प्रयोग तभी किया जाता है जब हम लोग अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हिंदी में करते हैं। हिंदी के जो मूल शब्द हैं या जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं या अरबी फारसी के शब्द हैं उसमें स्वनिम का प्रयोग नहीं होता है। केवल स्वनिम का प्रयोग तभी होता है जब हम लोग अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, तो इसके ऊपर हम लोग स्वनिम का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके जैसे हमने लिखा हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के ऊपर हम लोग स्वनिम का प्रयोग करेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि स्वनिम का प्रयोग तभी किया जाता है जब हम लोग अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम आप लोगों को टेस्ट दे रहे हैं, ये आप लोगों को करना है और अगला वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम आपको उन टेस्टों की आंसर शीट प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए ये एक टेस्ट है, ये उस टेस्ट का पहला पेज है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। इसके बाद में मैं आपको दूसरा पेज दिखाऊंगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये उसका दूसरा पेज है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन दोनों पेजों के आपको पूरे प्रश्नों को हल करना है। उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और डालूंगा जिसमें मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को दूंगा। धन्यवाद।